आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का पर्व है। जयंती के इस पर्व पर कुछ खास शख्सियतों से आपकी भेंट करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर दयानंद गोगले। डॉक्टर दयानंद गोगले साहब का जो परिचय है वो अपने आप में बड़ा विशेष है। इंडियन इंडिजिनियस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, ये जो साइंटिस्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, वैज्ञानिकों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट है। और राष्ट्र संत तुकडू जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। बड़े सीरियसली साइंस का और सोशल साइंस का अध्ययन करते हैं। आज उनके इस अध्ययन को आपके साथ साझा करेंगे बाबा साहेब के जयंती पर्व पर कि ये अध्ययन बाबा साहेब को किस दृष्टिकोण में देखता है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये साइंटिस्ट जो होते हैं वो बड़े खोजबीन करते रहते हैं और आपने उस कार्य को थोड़ा सा रोक कर हमसे बातचीत करने के लिए ये वक्त निकाला। आपका बहुत धन्यवाद। बातचीत हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक की दृष्टि से आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व को कैसा देखते हैं? एज ए साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बोल के जी, बाबा साहब की तरफ हम अगर देखते हैं तो जो भगवान गौतम बुद्ध जो है उसके बाद दुनिया में सबसे महान अगर वैज्ञानिक अगर कौन अगर हुए होंगे तो बाबा साहब है। क्योंकि उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं कि बाबा साहब का जो जीवन था और उनकी खोज थी एक ही सब्जेक्ट में नहीं थी। जैसे कि हमारे जैसे साइंटिस्ट थे अलग अलग सब्जेक्ट में वो साइंटिस्ट रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं जी। मगर बाबा साहब ने उनके जीवन में एक ही सब्जेक्ट में नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन जो राइट्स हो या कोई भी हो, मानवता के या फिर ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट, हाँ ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए जो जितने भी सब्जेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट पे वो गहन अध्ययन किया है, रिसर्च किया है बाबा साहब ने। जैसा कि अगर उदाहरण अगर देते हैं तो बाबा साहब ने पॉलिटिक्स में जी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा और ये किताब ऐसे जो हमारे शोध निबंध जो प्रकाशित होते हैं एक एक किताब 4-4, 5-5 शोध निबंधों का एक किताब होगा। इतने इंपॉर्टेंट उनके जो किताबें हैं। अगर वो इनमें से किसी पुस्तक को अगर हम लेते हैं, क्योंकि आप इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी पर काम करते हैं और उसका साइंस और सोशल साइंस का जो अंग है उस पर आप काम करते हैं, तो किसी पुस्तक को अगर ले लिया जाए, आपके अध्ययन में आई होगी, जिस पर आपका रिसर्च चल रहा होगा, तो कौन सी पुस्तक को आप लेना चाहेंगे? नहीं, अगर बाबा साहब की अगर पुस्तक अगर हमारे रिसर्च के बारे में लेंगे, कैसे कि हमारा जो रिसर्च है साइंस का जो अगर है, मगर ये साइंस भी जो इंसान की जो है भले के लिए है, मानवता के भले के लिए है साइंस भी। तो कोई भी अगर रिसर्च ले तो मानवता उसमें आती है और उसमें बाबा साहब आते ही है, बाबा साहब की विचारधारा उसमें आती ही है। अगर मैं एग्रीकल्चर लूं तो बाबा साहब का उसके दृष्टिकोण में बहुत सारा विचार उन्होंने रखा है बाबा साहब ने। फिर अगर बाबा साहब का अगर मैं एग्रो के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, हाँ, उस पर बाबा साहब के जो है जैसा कि प्रॉब्लम ऑफ रुपीज भी अगर होगा, ये इकोनॉमिक किताब है मगर सही में साइंस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सोशल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस के लिए उसके लिए भी है। क्योंकि बाबा साहब ने हर एक के लिए अलग अलग बहुत सारी किताबें लिखी है। एक प्रॉब्लम, क्योंकि साइंस का एक गुणधर्म होता है, साइंटिस्ट का एक होता है, एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम के लेने के बाद उसके जो पॉजिटिव और निगेटिव जो डाटा जो उसके कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसका करेक्ट एक्यूरेट एनालिसिस निकालते हैं और एनालिसिस निकालने के बाद फिर उसके ऊपर उपाय करते हैं, उपाय बताते हैं। तो बाबा साहब ने जैसा कि कोई भी इंडिया में जो भी समस्या है हर समस्या का उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया है, इतना रिसर्च किया है, उसका कंक्लूजन निकाला है और कंक्लूजन इतना सटीक है कि उसका उपाय भी इतना सटीक है, वो आज भी उतना ही लागू है। वो अगर उनके विचार आज भी हम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आधुनिक विज्ञान भी जिस धारा से चलता है, स्टेप बाय स्टेप, वो पहले ऑब्जर्वेशन करता है, फिर कुछ फाइंडिंग्स लेकर आता है, फाइंडिंग्स के बाद अपना कंक्लूजन देता है, कंक्लूजन के बाद उसका सॉल्यूशन बताता है। तो इस तरह से बाबा साहब भी ऐसे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप एक सिंपल मैं बात बताता हूँ। बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एक ग्रंथ लिखा जी, और उन्होंने जो रिसर्च करके एक जो किताब लिखे थे, जो ग्रंथ लिखे थे, उसके ऊपर पूरा इंडिया की इकोनॉमी है,
है ना, रिजर्व बैंक की जो डेवलपमेंट हो गई उसके ऊपर ही हो गई जी। यानी ये उनका जो रिसर्च है कि पूरा दुनिया का तो छोड़ो, पूरा जो मानवता के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि इकोनॉमी के बारे में हो या जो भी है, उसके ऊपर हमारा भारत तो उसके ऊपर खड़ा है पूरा। एक ही किताब के ऊपर पूरा हमारी रिजर्व बैंक खड़ी है, यानी इकोनॉमी खड़ी है उसके ऊपर। तो अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपका जो ये इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी जो साइंसेस और सोशल साइंस पर रिसर्च करता है, इसके सामने बाबा साहेब किस रूप में खड़े होते हैं? तो जैसा कि हमने बाबा साहब का हम जब अध्ययन कर रहे थे तो पता चला कि बाबा साहब ने जो रिसर्च किया है और जो उनका जो दृष्टिकोण था, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। उन्होंने बताया है कि अंधश्रद्धा और धर्म में जो अंधश्रद्धा है वो छोड़कर बाबा साहब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हम स्वीकारते हैं तो हमारी डेवलपमेंट होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। और मतलब धर्म की ओर देखने का दृष्टिकोण ये वैज्ञानिक होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना था। उसमें से सुपरस्टिशन बाहर कर। हाँ, तो सभी चीजों को उनके तरफ जो देखने का नजरिया है वो वैज्ञानिक है, और विज्ञान यानी वो साइंस ही है ना। विज्ञान हम बोलते हैं कि साइंस ही बोलते हैं उसको। तो बाबा साहब का दृष्टिकोण हर एक को तरफ, धर्म हो या पॉलिटिक्स हो या कोई भी हो, वो साइंटिफिकली और जो क्या बोलते हैं त्रिकालवादी सत्य जो चीजें हैं वो ढूंढकर निकालते थे। और उन्होंने जो चीज बताई वो आज नहीं, लाखों वर्ष तक भी वो वही सटीक उपाय होगा उनका, क्योंकि उन्होंने जो ढूंढकर निकाला है बेसिक कंसेप्ट है और उसको बोलते हैं परिपूर्ण उनका कंक्लूजन है। लेकिन सर एक बात तो होती है कि वक्त के साथ चीजें बदलती है, हालात बदलते हैं, और बाबा साहेब ने कोई सॉल्यूशन अगर दे दिए किसी वक्त में, 6.5 दशकों का वक्त बीत गया है, बाबा साहेब नहीं है, तो क्या उनके उस फाइंडिंग्स को, उनके उस सॉल्यूशन को इस वक्त भी जैसा का वैसा देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने लोगों को बता दिया है कि अगर डेवलपमेंट करना है, समाज की अगर डेवलपमेंट करना है जी, तो शिक्षा के बगैर डेवलपमेंट नहीं होगी। सिखा, संगठित व संघर्ष करा, ऐसा जो बाबा साहब ने जो मंत्र दिया है वो हजारों साल भी वो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब पढ़ने की बात ये किसी भी काल में वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि कोई अज्ञानी आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान की बात ज्ञानी इंसान ही कर सकता है, और ज्ञान पढ़ने से आता है। तो उन्होंने वो जो बताया, जो फार्मूला बताया, वो आज नहीं, वो जब तक हम जो बोलते हैं कि इंसान जो जिंदा रहेंगे तब तक तब तक वो लागू रहेगा, उसमें चेंज होने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा साहब के ऐसे कुछ रिसर्च है जो सालों साल, वर्षों वर्ष, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइड बाय साइड छोटी मोटी चीजें हैं वो बता देंगे, और बेसिक उन्होंने जो बताया है उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। इतना उन्होंने गहन अध्ययन करके और बेसिक रिसर्च बाबा साहब ने हमारे समाज के सामने रखा है। आप से अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में बाबा साहेब एक मॉड्यूल के रूप में कैसे दिखाई देते हैं? तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था जी, और बाबा साहब का एक भाषण मैंने पढ़ा स्टूडेंट के बारे में जी, और उस भाषण में बाबा साहब बताते हैं कि मैं लंदन में था और पढ़ाई के लिए गया था, वहां पे मुझे कोई देखने वाला नहीं था, और फिर भी मैंने कुछ बियर या दारू को मैंने हाथ नहीं लगाया अभी तक। बाबा साहब ने भाषण में बताया था पंचशील का पालन जो है वो मैंने किया, बाबा साहब ने उसने बताया, और आप भी करते हैं तो आगे जाएंगे। तो मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, तो अभी तक मैं चाय भी नहीं पीता, दारू तो छोड़ो। तो कहने का मतलब मैंने उनको इतना आदर्श माना, और उसके विचारों पे मैं सोचा कि अरे बाबा साहब बता रहे तो सही बता रहे होंगे। उस वक्त छोटा था, मगर इतना महान इंसान बता रहा है तो सही बता रहा होगा, और मैंने फॉलो किया और मेरी डेवलपमेंट हो गई। तो उनके जो विचार थे वो साइंटिफिक थे, और जो भी अंधश्रद्धा थी, सभी चीजें थी, मैं 8th स्टैंडर्ड से मैंने खुद से भी निकाल दी और मेरे घर वालों को भी मैंने बता दिया उससे, और धीरे धीरे फिर मैंने सोसाइटी में काम करना शुरू कर दिया। ये जो आपका इंडिजिनस सोसाइटी का जो काम है, जो साइंस और सोशल साइंस पर रिसर्च करता है, तो ये काम एक्चुअल किस तरह का काम है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि क्रांति प्रतिक्रांति आप लोगों ने देखी, सुना होगा उस वर्ड्स, और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। तो जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो रिसर्च करके निकाला था, और उनका रिसर्च इतना बेसिक और इतना इंपॉर्टेंट है। मैं एज ए साइंटिस्ट, है ना, मैं बॉटनी का साइंटिस्ट, जीन के बारे में स्टडी करता हूँ, डीएनए के बारे में स्टडी करता हूँ, और उन्होंने उस वक्त जो विचार जो व्यक्त किए वो आज साइंस में तंतोतंत उसमें क्या बोलते हैं ट्रू है। कुछ भी उसमें थोड़ा सी भी चीज मतलब बुद्ध 2500 साल पहले जिसका संशोधन करते थे, तो वो अभी वैसा ही है, ट्रू है, कि अभी कितने साल आगे जाएंगे भी वो ट्रू होगा। तो इतने उन्होंने, जैसा कि मैं मटेरियल साइंस में पढ़ रहा था और जो चीजें हम कैल्शियम फास्फोरस ये सब हम पढ़ते रहते थे, और बुद्धा ने उस वक्त बोला था पुनर्जन्म होता है, मगर किसका? मटेरियल का, तत्वों का होता है, मैटर्स का होता है।
और वो सटीक है और नॉट पर्सन्स। नॉट पर्सन। तो वो जो है चीजें जो है, तो बुद्धा ने जो रिसर्च किया उसके ऊपर 1 2 3 नहीं ऐसे हजारों यूनिवर्सिटी। और ये बात बाबा साहेब ने भी उनके बुद्धा एंड इस धम्मा हाँ, में जो उन्होंने हाँ, लिखा है, हाँ, लिखा उसमें उसमें जरूर इस पर हाँ, हाँ, 3 4 पन्ने इस पर हाँ, उसमें लिखे हैं लिखे बाबा साहब ने जी। उसको इम्पोर्टेंस दिया है, सही हम्म। सही है वो उनकी। इस बात को अगर हम पूरी करना चाहें हाँ, तो मैं आपसे एक बात जरूर समझना चाहूंगा कि बाबा साहेब का जो अंडरस्टैंडिंग है हाँ। उसका रेलेवेंसी कितना देखते हैं आज आप? बाबा साहब का जो अंडरस्टैंडिंग है, बाबा साहब कोई भी काम बगैर बगैर सोचे, बगैर पढ़े, बगैर रेफरेंस के नहीं करते थे, बगैर डाटा के नहीं करते थे। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बाबा साहब उसके लिए चाहे हजारों किताबें पढ़ने पड़े वो पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद सही उसका प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढते थे, मतलब उसके तह तक तह जाना। तह तक जाते थे। और ये प्रॉब्लम है तो बुद्धा तो बोलते थे, क्योंकि बुद्धा अगर बाबा साहब के गुरु है और बाबा साहब ने गुरु माना है बुद्धा को, तो बुद्धा का तो फॉर्मूला ही था, दुख है तो कारण है तो निवारण है। तो पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, ये हमारी समस्या है, उसका कारण क्या है, और उस कारण को मिटा दो, मिटा दो, उसको बदल दो, हाँ बदल दो, तो परिणाम बदल हाँ, जाएगा। समस्या है तो कारण होगा, जरूर कारण होगा। जी। जो कारण नहीं है तो समस्या नहीं होगी, समस्या है तो कारण होगा, कारण है तो जरूर कोई ना कोई निवारण होगा। और बाबा साहब इस तरीके से वो एनालिसिस करते थे, इसलिए बाबा साहब ने बुद्धा को गुरु इसलिए माना ही नहीं, उनको फॉलो करके दिखा दिया। मतलब हम हाँ, इसको दूसरी दृष्टि में ये हाँ, समझे कि बाबा साहेब का जो अंडरस्टैंडिंग है हाँ, वो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक और साइंटिफिक जो एनालिसिस है वो कभी भी इररिलेवेंट नहीं होता, नहीं होता, वो कभी उसकी भी नहीं उसकी होता। उसकी रिलेवेंसी बनी रहती है। हाँ, एक जी। बात एक इसमें हाँ। जोड़ना चाहता हूँ, जैसे रिलेवेंसी के बारे में। कुछ हमारे जैसे साइंटिस्ट होते हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते रहते हैं, और कभी कभी हमने जो रिसर्च किया वो दूसरा आगे वाला करता है, तो वो रिलेवेंसी खत्म होती है और वो गलत भी हो सकता है साबित, और आगे नया नया रिसर्च उसमें आ बिल्कुल जाता है। नई चीजें उसमें हाँ, जोड़ी हाँ, जुड़ी जाएगी। जाती है और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, पहले की थ्योरी फेल हो सकती है। हाँ। मगर बुद्धा ने बाबा साहब ने जो थ्योरी बताई है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल मूवमेंट के लिए, जो बहुजन समाज के उत्थान के लिए जो थ्योरी बताई है, उसमें कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो उसमें एक गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये गलत है बोल नहीं सकता, इतना उनका सटीक और इतना परिपूर्ण है उनका रिसर्च है। जी। इस बात को मैं पूर्णत्व की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बाबा साहेब का सोसाइटी की ओर देखने का, अपने आसपास की दुनिया की ओर देखने का ये जो नजरिया है, इस नजरिए को आज की पीढ़ी के पास अगर पहुंचा हो तो एक साइंटिस्ट के रूप में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? सही है। क्या कहेंगे आप? तो दर्शकों के मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें काम की जो बताया गया है कि हमारा जो जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके अनुयायी बनो, भक्त मत बनो। क्योंकि मैं हमेशा मेरे कैडर में या हमारे जो भाषण में बताते रहता हूँ कि बाबा साहब और उनकी मैं तुलना करता हूँ, हमेशा कार्ल मार्क्स की करते रहता हूँ। कार्ल मार्क्स का जब देहांत हुआ तो उनके जो अंतिम संस्कार में खाली 14 लोग प्रेजेंट थे, और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जब हुआ तो 6 लाख के ज्यादा लोग उनके महापरिवर्तन उसमें थे। मगर जो 14 लोग उसमें थे वो रोए नहीं, उन्होंने क्या किया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, और बाद में एक मीटिंग ली, और मीटिंग में ठान ली कि जो कार्ल मार्क्स के विचार है, जब तक दुनिया के हर जो क्या बोलते हैं, हर दुनिया के हर जगह तक या हर देश के हर कोने कोने तक, हर हिस्से में हिस्से में अगर हम लेके जाने के लिए लेने के लिए हम कटिबद्ध है, उन्हें प्रतिज्ञा की, और वो पूरा दुनिया में फैल गया। वही बाबा साहब के जो लोग थे, वो बाद में 6 लाख लोग घर में आए, वो घर में आने के फोटो लगाई, अगरबत्ती लगाई, और फिर नमस्कार किया, रोए धोए, और फिर अपने अपने काम में लगे। और बाबा साहब का जो विचार सही विचार था, अभी तक वो समाज में लागू करने के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो ये भक्त लोग है, बाबा साहब भक्त लोगों से बहुत चिढ़ते थे। बाबा साहब को चिढ़ थी कि भक्ति से महापुरुषों के विचार और महापुरुषों का सत्यानाश होता है, समाज का भी सत्यानाश होता है। तो इसलिए अनुयायी बनो, अनुयायी बनना है तो बाबा साहब का जो चरित्र है, बाबा साहब किस तरह से वो रहते थे, वो फॉलो करने में क्या है। अगर हम सही अनुयायी हैं, अगर वो उनका अगर जो रूटीन है वो हमें फॉलो करना चाहिए। वो किताबें पढ़ते थे, हमें भी पढ़ना चाहिए। वो अगर पंचशील पालन करते थे, हमें भी करना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं, और वो बोलकर, क्योंकि वो बोल रहे, तो हमारे समाज की युवा पीढ़ी ने वो ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब बड़े बनने के बाद जो ज्ञान लोगों को दिया है, जो जानकारी दी है, वो सही सटीक दी है। और बाबा साहब बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर परिश्रम करता है, सही डायरेक्शन में काम करता है, तो वो भी बड़ा बन सकता है, और वो भी समाज को सही दिशा दे सकता है।
और इसलिए बाबा साहब बोलते थे कि मैं जब 10वीं में था तो मेरा तो क्या है, कोई नहीं बोल सकते कि ये बड़ा इंसान बनेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकते थे, मगर मैं मेहनत से प्रयास से मैं इतना बड़ा बना। अगर अपनी महापुरुष इतने अगर बोल रहे हैं कि मेहनत से प्रयास से इंसान जा सकता है, और ईमानदारी अगर ये गुण होता है या पंचशील उनके पास होता है, तो समाज का भला उसके हाथ से करने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब युवा पीढ़ी इस समय इस हाँ, चीज के साथ आगे बढ़ आगे सकती बढ़े है, और ये बाबा साहेब की हाँ, जयंती पर हाँ, ये उनको सही और अच्छा हाँ, अभिवादन हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और बाबा साहब की जयंती अगर करना है तो उनके जो विचार जो है, उसके विचारों पर कार्यशाला लेना चाहिए, उसके परिसंवाद लेना चाहिए, बच्चों को उसमें रिसर्च या उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, और वो सही विचारधारा लोगों तक लेके जाना चाहिए। यही मकसद होना चाहिए जयंती के वक्त। जैसा कि कुछ लोग होते हैं, कुछ संगठन भी भारत में भी है, वो उनकी जयंती भी बड़ी साजरीन जो धूमधाम से नहीं करते हैं, मगर उसकी विचारधारा का प्रचार प्रचार करते हैं और वो स्टैब्लिश हो रहे हैं। जी बिल्कुल। एक बात आप समझिएगा कि जब हम डॉक्टर दयानंद गोगले सर से जब ये बात कर रहे हैं, तो बड़े स्पष्ट रूप में उनकी बात से ये एक खास संदेश निकल कर आता है कि यदि व्यक्ति मर सकता है तो उसका विचार भी मर सकता है, बशर्ते अगर वो विचार पहुंचाया ना गया हो। इसलिए विचारों को पहुंचाना, उसको प्रचारित करना, उसको प्रसारित करना और उन विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी जीना, ये उस व्यक्तित्व के और उन विचारों के जीवित रहने का एक सही फार्मूला है। और इसी फार्मूले पर इस समय आवाज इंडिया आपके साथ ये सारी जो बातचीत है वो साझा कर रहा है। ये वे साइंटिस्ट है जो साइंटिस्ट साइंस भी और सोशल साइंस भी, पॉलिटिकल साइंस भी, इकोनॉमी, कल्चर, इन सब पर एक रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च को आपके पास उसी रूप में पहुंचाते हैं जिस रूप में एक वैज्ञानिक ने पहुंचाना चाहिए। एक लास्ट में थोड़ा समय जी जरूर जरूर कहें। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ये संगठन है, जी संगठन जो साइंटिस्ट लोगों का जो संगठन है, और साइंटिस्ट लोगों को हम इकट्ठा करके जो विचारधारा जो रियल साइंस है, कि हमारा एक मेन मकसद है, मकसद ये है कि अभी लगभग 75 साल आज़ादी के या 100 साल आज़ादी के अभी जो भी जितने भी हो गए हैं, और वो 100 साल हम इंडिपेंडेंट भारत में जो बोल रहे कर रहे हैं, मगर अभी भी समाज का विजन अभी भी साइंटिफिक नहीं है। तो समाज का विजन साइंटिफिक बनाना है। ये संगठन का मेन उद्देश्य है। समाज का विजन अगर साइंटिफिक बनाएंगे तो समाज की हर समस्या का समाधान हो सकता है। समाज का दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य अगर वैज्ञानिक हो तो फिर उसके पास में सफलता भी उतनी ही तेजी से आएगी। और इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये बाबा साहेब ने भी बड़े ही योजना के साथ, नियोजनबद्धता के साथ इसे आगे बढ़ाए। और जब हम गोगले सर से बात कर रहे हैं तो वे भी इसी बात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ सर। तो ये जो रियल साइंस का जो प्रचार प्रसार अभी तक 100 साल हो गए जी, ये एक बहुत सारे संगठन हमारे इंडिया में काम करते हैं जो साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए, मगर अभी तक लोगों के घर में जो अभी भी नींबू टंगा होता है या मिर्ची टंगी होती है या जो भी वो अंधश्रद्धा जो निकाल नहीं पाए। तो हमारा जो मकसद होगा रियल साइंस का प्रचार प्रसार करना और समाज का साइंटिफिक विजन बनाना। और इसके लिए अगर कुछ लोगों को कोई अगर क्यूरी होती है और वो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो मैं उनको धन्यवाद और वेलकम भी करता हूँ कि अगर मुझे अगर संपर्क करे तो। बिल्कुल समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन समाज का साइंटिफिक विजन बनेगा उस दिन ये कोई भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि समस्या का हल खत्म हो जाएगा साइंटिफिक विजन की वजह से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भी बड़ा धन्यवाद कि आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे। लेकिन आप आवाज इंडिया के साथ बने रहिएगा, इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये जयंती पर्व है,